ये वो सोफ़े हैं जिस पे आपको मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे साहब, जितनों के नाम आप सोच सकते हैं वो सब यहाँ बैठ के रिहर्सल करते थे। जब रिकॉर्ड हुआ गाना तो रफ़ी साहब अक्सर बताते थे कि नौशाद भाई आपको याद है वो गाना की रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग ने जूते उतारे तो पैर में छाले पड़ गए थे, खून आ रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अली साहब के साहबजादे राजू नौशाद साहब, जो अपना अलग मकाम रखते हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में म्यूज़िक भी कंपोज़ किया है। और राजू नौशाद साहब आज हमें बताएंगे अपने वालिद के ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे क़िस्से, कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिल को छू जाएगी वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे लिए बाइज़्ज़त बात है कि आपने ये मौका दिया। मैं नौशाद साहब के बारे में यहाँ से शुरू करूँगा कि नौशाद साहब पैदा हुए लखनऊ में। उनके घर के सामने एक कोई टीला था, टीले पे किसी साहब की कब्र थी। वहाँ नौशाद साहब खेलते थे, इमली का दरख्त था उसके नीचे, बचपन का गुजरा। और अक्सर लोग उस कब्र पे ताक जो लगा होता, ताक पे पैसा 2 पैसा रख देते थे। वो पैसा उठा के नौशाद साहब, सामने मेहरा टाकिस हुआ करता था लखनऊ में, आज भी है, नाम बदल गया उसका, वहाँ जाते थे। और वो दौर था साइलेंट मूवी का, तो स्क्रीन के पीछे जो थिएटर मालिक होता था कुछ उस्तादों को हायर करता था, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को। वो कहता था कि सीन देखते जाओ और उस हिसाब से कुछ म्यूज़िक बजाना। इमोशनल सीन है तो इमोशनल म्यूज़िक, हैप्पी है तो कुछ हैप्पी म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर की तरह। तो समझ लीजिए बुनियाद बैकग्राउंड की वहीं से पड़ी। नौशाद साहब जाके उन म्यूजिशियन के पास बैठते थे, ऑडियंस में नहीं बैठते थे, और जो सुनते थे उनको याद हो जाता था। उनको अल्लाह ने बख्शी थी वो याददाश्त जी, कि आखिर वक्त तक उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। वो सब सुना देते थे, बचपन में ये सुना था मैंने, वहाँ ये सुना था। फिर उन्होंने, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं और इनके वालिद बहुत सख्त थे। अंग्रेज़ों के दौर में ये मैट्रिक पास थे, तो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। और हाई कोर्ट के मुंशी थे। महीने में उनको 3 रुपये मिलते थे चांदी के सिक्के, तो उन्हें बहुत बड़ी बात थी 3 रुपये मिलना। तो वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे भी वैसे पढ़े लिखे, मगर नौशाद साहब का रुझान कहीं और था। पास में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान थी, भोंदू एंड सन्स। अच्छा। लाटूस रोड, अब लाटूस रोड लखनऊ में, उसका नाम हो गया गौतम बुद्ध मार्ग। अब वो दुकान रही नहीं, तो वहाँ जाके उन्होंने सेठ को रिक्वेस्ट करा कि मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये दुकान की चाबी ले लो और कल सुबह से तुम आओ 7 बजे आके दुकान खोलो, साफ़ सफाई करना और सारे इंस्ट्रूमेंट को झाड़ देना, ये तुम्हारा काम है। तो बोला जी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर दूसरे दिन 7 बजे की जगह 6 बजे पहुंच जाते थे, हारमोनियम लेके बैठते थे, और जो सुना रात को उन्होंने, म्यूजिशियन जो बजाते हैं वो रिप्ले करते थे। अच्छा, थिएटर में जो सुनते थे, जो सुनते थे। तो एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो सेठ जो थे, दुकान के मालिक थे, वो जल्दी आ गए और उन्होंने वो देख लिया ये बजा रहे इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम बजा रहे हैं। सुनते रहे। फिर बाद में उन्होंने कहा अच्छा तो बरफुरदार आप जल्दी इसलिए आते हैं, साफ़ सफाई की जगह मेरे इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब करते हैं आप, अभी आपको मैं सज़ा दूंगा। तो नौशाद साहब कहते थे, मैं एकदम डर गया कि क्या सज़ा देंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें तो सज़ा दूंगा मैं, उठाओ ये हारमोनियम और चलो मेरे साथ। लखनऊ में एक उस्ताद होते थे लड्डन साहब, हारमोनियम के उस्ताद, उनके पास लेके गए और उनको कहा कि उस्ताद ये बच्चे का हाथ बहुत अच्छा है, आप इसको सिखाओ। ये सज़ा थी? ये सज़ा दी, और कहा कि ये हारमोनियम, ये सज़ा मैं तुमको ये हारमोनियम भी दे रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा। तो नौशाद साहब सीखते थे, वहाँ थोड़ा बहुत सीखा उन्होंने। फिर वो डरते थे वालिद से कि कहीं उनको वो देख लें तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, तो हारमोनियम को अपने पलंग के नीचे छुपा के रखते थे जब वालिद का वक्त होता था आने का। एक दिन इत्तेफाक ये ऐसा हुआ कि इनके वालिद
की नज़र पड़ गई हारमोनियम पे, बहुत बिगड़े हमारी दादी पे। बोले किसका है हारमोनियम? तो बताया नौशाद का है। तो बोले है, मेरे घर में एक मिरासी पैदा हुआ है। उठा के हारमोनियम बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर नौशाद साहब को कहा अब तुम दो में से एक चीज़ अपनाओ, या तो अपना संगीत लो या ये घर लो। तो उन्होंने कहा आपको घर आपका मुबारक, मुझे अब हमारा संगीत चाहिए। तो घर छोड़ के 12 साल की उम्र थी, छोड़ दिया और काफ़ी स्ट्रगल करते रहे। फिर उन्होंने ये थिएटर ग्रुप थे वो ज्वाइन किया, डांसिंग ट्रूप था वो भी ज्वाइन किया। खैर एक ट्रूप के साथ वो आए वीरम गांव जो अहमदाबाद के पास में है। तो वहाँ उनका वो पूरा सारा शो फ्लॉप हो गया, सब चले गए, पैसा वैसा नहीं था, सामान बेच के सब लोग चले गए। नौशाद साहब वहाँ अकेले रह गए। एक वो कोई पठान था रहम दिल का, उसने बुलाया उनको, बोला कि देखो बच्चे तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, जाओ घर, वालदैन से माफ़ी मांगो और वहाँ रहो घर में, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। और बोलते थे उसने, पठान ने मुझे 70 रुपये दिए। अच्छा। और कहा कि तुम जाओ टिकट लो और सीधे लखनऊ जाओ। तो उन्होंने सोचा अब यही ठीक होगा, मगर गए स्टेशन पे तो टिकट लेने, तो वहाँ बॉम्बे का नाम पड़ा। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी किस्मत आजमाऊँ बॉम्बे में, तो बॉम्बे आ गए। अच्छा, लखनऊ जाने की बजाय बॉम्बे आ गए। तो ये था 1937 में बॉम्बे आए जी। यहाँ किसी को जानते नहीं थे। दादर पे जगह अभी भी है, वो दादर एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ फुटपाथ पे सोते थे और दिन के वक्त काम ढूंढने जाते थे। तो एक पान वाला हुआ करता था यूपी का, तो उसके पास अपनी पेटी और बिस्तर रख देते थे। वो स्ट्रगल उनका वहाँ से शुरू हो गया। एज अ म्यूजिशियन भी काम किया उन्होंने जी, फिर एज अ असिस्टेंट भी काम किया। फिर ये इनकी ज़िंदगी चलते रही। एक थे उस ज़माने के बहुत ही मशहूर सॉन्ग राइटर, गीतकार, स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर, जनाब D.N. मधोक जी। तो उनको इन नौशाद साहब को सुना करते थे, तो उनको पसंद आने लगे कि ये बच्चे में बहुत टैलेंट है। तो अपने साथ कई जगह लेके जाते थे, लोगों को, प्रोड्यूसरों को सुनाते थे, देखो ये बच्चा बहुत अच्छा टैलेंटेड है। तो प्रोड्यूसर कहते थे अरे ये बच्चे को उठा के लेके आ गए तुम, इसको स्कूल भेजो। अच्छा। तो उस ज़माने में म्यूज़िक डायरेक्टर सब होते थे 60-70 साल के। तो मधुक साहब ने कहा आप इसको मौका तो दीजिए। तो बोला अगर मेरा काम ख़राब हुआ? तो मधुक साहब ने कहा अगर आपका काम ख़राब होता है तो मेरे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और गीत के पैसे रोक के रखिएगा, उसमें से काट लीजिएगा। अच्छा। तो नौशाद साहब हमेशा कहते थे कि अगर D.N. मधोक साहब नहीं होते तो शायद नौशाद भी नहीं होता, ये अपनी गारंटी पे। तो पहली फिल्म थी 1939 में कंचन, और एक गाना रिकॉर्ड हुआ बता दे कोई कौन गली गयो शाम जी। इसे गाया था लीला चटनिस, अपने दौर की मशहूर हीरोइन थी। तो खैर वहाँ नौशाद साहब का दिल नहीं लगा, क्योंकि म्यूजिशियन कोई कॉपरेट नहीं करता था। जब उनको रेसल के लिए कहते थे तो वो कहते थे बजा लेंगे, क्या बचाया होगा, और सब ताने मारते रहे कर लौंडा। हमको सिखाने आया। तो कैसे भी करके उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड होने के बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर जाके दे दिया कि मैं काम नहीं करूँगा, यहाँ काम कर नहीं सकता, कोई कॉपरेट नहीं करता म्यूजिशियन जी। फिर उसके बाद में 1940 में प्रेम नगर, वो भी D.N. मधोक साहब ने दिलाई। प्रेम नगर, माला, जीवन, स्टेशन मास्टर, तो उससे थोड़ा इनको रिकग्नाइजेशन मिलने लगा जी। उस दौर में आए A.R. कारदार कलकत्ता से, तो उन्होंने इनको ऑफ़र दी कि तुम मेरे प्रोडक्शन में आ जाओ। तो नौशाद साहब ने फिर A.R. कारदार को ज्वाइन किया। फिर वो एक के बाद एक सारी पिक्चरें हिट होने लगीं जी। और उनकी जो
द बिगेस्ट म्यूजिकल हिट, आज तक किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, रतन फिल्म थी। बिल्कुल। पूरी रतन फिल्म की नेगेटिव कॉस्ट थी, आप लोग को ताज्जुब होगा, उस ज़माने में 75,000 में नेगेटिव कॉस्ट थी। और पहले 6 महीने की रॉयल्टी जो ग्रामोफोन कंपनी HMV जो देती थी, 5-10% देती थी। उस पहले 6 महीने की रॉयल्टी थी 3.5 लाख। इतने रिकॉर्ड तोड़े। इतने रिकॉर्ड बिके, और उस ज़माने में इतने रिकॉर्ड प्लेयर हुआ भी नहीं करते थे जी। तो खैर वहाँ से नौशाद साहब ने कभी पलट के देखा नहीं। और वही रतन का दौर था, गली गली गाने बज रहे थे। उस वक्त नौशाद साहब की वालदा ने लखनऊ से चिट्ठी भेजी रिश्ते के कि लिए। तुम्हारा रिश्ता यहाँ तय कर दिया है, फलाने तारीख को तुम्हारी शादी है और तुम आ जाओ यहाँ। जी। गए नौशाद साहब, उनके साथ में 2-3 उनके अच्छे करीब के दोस्त थे म्यूजिशियन, वो भी साथ में गए। तो जब वहाँ पहुँचे लखनऊ, दूल्हा उल्हा बन के आए, तो उनकी वालदा ने कहा कि देखो नौशाद, मैंने दुल्हन वालों को ये कहा है। जब पूछा कि बम्बई में क्या काम करता है, तो मैंने कहा ये दर्जी का काम करता है, टेलर है। अच्छा। अगर मैं कहती कि तुम ये मिरासी का काम करते हो तो कोई शरीफ घर वाला तुम्हें लड़की नहीं देता। अच्छा। तो बोला ठीक है। तो घोड़े पे बैठ सवार हुए बैंड बाजे के साथ में, और बैंड बाजा वाले सब इन्हीं के गाने बजाते जा रहे हैं। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, रिमझिम बरसे बादल वाह, जब तुम ही चले परदेस लगा के ठेस। फिर वो सारे गाने इसके सुपर डुपर हिट थे जी। तो वही नौशाद साहब के साथी कहते थे, जो म्यूजिशियन साथ में थे, अरे दर्जी साहब ये किसके गाने हैं जो बज रहे हैं। तो ऐसे ही मजाक हुआ होता था इनके साथ में। खैर ये इनकी शादी हुई। फिर रतन के बाद पीछे उन्होंने मुड़ के देखा नहीं। बिल्कुल। फिर रतन के बाद में शाहजहान वगैरह ये पिक्चर सब सुपर डुपर हिट, दिल लगी, दर्द, दुलारी, दास्तान तो काफ़ी देर में आई। तो उस दौर में महबूब साहब आए AR कारदार के पास। महबूब खान जो डायरेक्टर मदर इंडिया वगैरह के, हाँ मदर, उनको क्या डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर ने कहा कि आप नौशाद को ले लो, तुम्हारी पिक्चरें मार खा रही हैं, तो म्यूज़िकली हिट हो जाएगी पिक्चर तुम्हारी। तो महबूब साहब कारदार के पास आए, कारदार से कहा कि मैं लेना चाहता हूँ नौशाद को, तुम एज अ लोन दे दो मुझे, क्योंकि बाहर काम नहीं कर सकते थे। तो कारदार ने कंडीशन रखते थे कि स्क्रीन पे आएगा म्यूज़िक नौशाद, कर्टेसी कारदार प्रोडक्शन, और उसके अलावा 10% प्रॉफिट में मेरा पार्टनरशिप हो गई। अच्छा। तो एग्री किया उन्होंने। पहली फिल्म थी नौशाद साहब की महबूब साहब के साथ में, अनमोल घड़ी। अच्छा। अनमोल घड़ी। उसके बाद में नौशाद साहब और महबूब साहब का आखिर वक्त तक सन ऑफ इंडिया तक साथ रहा। अच्छा, नौशाद साहब ने कई लोगों का, कई सिंगर्स का करियर बनाया है, और जो गाने हिंदी सिनेमा की अगर बात करें तो आज भी यादगार हैं, हर गाना हिट है नौशाद साहब का। देखिए नौशाद साहब ने सुरैया जी, इतनी मशहूर सिंगर है और हीरोइन भी, जी, उसको ब्रेक दिया फिल्म में। पहली फिल्म थी शायद स्टेशन मास्टर, उसमें बच्चे का रोल था, उसने रोल भी किया था। फिर सुरैया से सारे प्लेबैक मेहताब का कराते थे। मेहताब उस दौर की काफ़ी मशहूर हीरोइन थी, जिन्होंने बाद में सोहराब मोदी से शादी कर ली। जी। उनका बहुत गाना मशहूर हुआ था एक शारदा फिल्म का, पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा, उसको जाके ला। तो सुरैया को एज अ प्लेबैक सिंगर का ब्रेक दिया, मशहूर हो गई बहुत। फिर श्याम कुमार एक जो विलेन का रोल करते थे, उनको भी ब्रेक दिया दिल लगी फिल्म में, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, बहुत मशहूर गाना। काफ़ी गाने उन्होंने गाए नौशाद साहब के। टुन को ब्रेक दिया, जो उमा देवी के नाम से आई थी एज अ सिंगर, उनको ब्रेक दिया एज अ सिंगर। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। फिर इनको
महेंद्र कपूर को भी समझ लिया, उसी दौर में श्री रामचंद्र नौशाद साहब ने एक ही साथ ब्रेक दिया। महेंद्र कपूर, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, रफ़ी साहब भी उसमें शामिल हैं। रफ़ी साहब की बॉम्बे में पहली फिल्म, पहला ब्रेक था नौशाद साहब के साथ। वैसे वहाँ पंजाब में उन्होंने कुछ फिल्म की थी जी। और कोरस गाना था, रफ़ी साहब ने गाया था, अलाउद्दीन और एक मोती साउथ का सिंगर था जी। आर्मी के मार्चिंग का गाना था, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आँखों का तारा। तो उन तीनों को बूट्स पहनाए थे, क्योंकि एक ही माइक्रोफोन पे सब होता था, म्यूजिशियन भी सिंगर भी, तो उनको मार्चिंग इफेक्ट चाहिए था। तो तीनों को बूट्स चोर बाज़ार से मंगाए, आर्मी के बूट्स, वो पहना, वो बोले कि आप पैर चलाते जाओ, मार्च करते जाओ और गाते जाओ जी। तो खैर वो लोग जब रिकॉर्ड हुआ गाना, तो रफ़ी साहब अक्सर बताते थे कि नौशाद भाई आपको याद है वो गाना की रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग ने जूते उतारे तो पैर में छाले पड़ गए थे, खून आ रहा था। तो रफ़ी साहब का तो बहुत ही, अब्बा का बहुत ही नज़दीकी ताल्लुकात रहे हैं। रफ़ी साहब को उरूज पे पहुँचे हैं बेजू बोरा, उसके बाद में पलट के नहीं देखा उन्होंने। बिल्कुल। अभी जो आपने कहा कि इनको कितनों को लाए, कितनों को ऊपर टॉप पे सिंगर बना दिया, नौशाद साहब हमेशा एक ही बात कहते थे, मैंने इन लोगों को गवाया, मतलब मैंने इनको रास्ता दिखाया, मैंने किसी को बनाया नहीं, मैंने रास्ता बताया इनको। अब चलने वाले के पैरों में ताकत होना चाहिए कि मंजिल तक पहुँचे। तो लता हैं, रफ़ी साहब हैं, बोले ये लोग कि वो जुनून था, ताकत थी पैरों में, और ये मैं कर सकते हैं, वो करके बताया उन्होंने। बिल्कुल। एक नौशाद साहब का रिकॉर्ड भी ये रहा है कि सबसे लंबे दौर के म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं। 1940 से लेकर, प्रेमनगर से लेकर, या कांचन से 1939 की बात करें, और 2005 ताजमहल एंड एटर्नल लव स्टोरी तक म्यूज़िक कंपोज किया उन्होंने। 86 ईयर्स जब हो गए थे तब तक, ये रिकॉर्ड भी है उनका। देखिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। दुनिया में कोई ऐसा कंपोज़र नहीं जिसका कैरियर स्पैन इतना बड़ा हो, मोर देन 65 ईयर्स। और वो हमेशा कहते थे, बेटा ये इनकी फ़िलॉसफी थी जो मैं आज सबको कहता हूँ, जब तक ज़िंदा हो ज़िंदा रहो। बोलते थे लिव अ फुल लाइफ। बोलते मुझे उन लोगों से चिढ़ होती है जो बिस्तर पे लेट के मौत का इंतज़ार करते हैं। जब तक सांस है तो ज़िंदा रहो। तो आखिर वक्त तक काम करते थे, खुद कहते थे देखो मेरे घुटने बेकार हो गए, मैं चल नहीं सकता हूँ। तो स्टूडियो आते तो बस सीढ़ी पे चलाने के लिए मैं उनको गोद में उठाता था, या और कोई म्यूजिशियन आके गोद में उठा के ऊपर ले जाता था। मुग़ल आज़म के टाइम पे जब इसका रिकॉर्ड किया म्यूज़िक, तो उस वक्त उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, जबकि हम लोग कहते थे कि अब्बा वही म्यूज़िक है, हम लोग वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप मत आइए, हम लोग कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे मेरा रहना ज़रूरी है। तो वहाँ रिकॉर्डिंग रूम में एक सोफ़ा बिछा लगा देते थे, तो वो लेट के सुना करते थे। और उस वक्त भी इनका इतना अच्छा सेंस थे, कान इतने अच्छे थे, लेटे लेटे वो बोलते थे उत्तम देखो वायलिन के सेक्शन में शायद दूसरे रो में किसी ने गलत नोट लगाया है, बी नेचुरल के जगह बी फ्लैट लगाया, इनके नोट सबके चेक करो सेकंड रो में। अच्छा, ऐसे कान तेज थे, म्यूजिशियन कांपते थे उसके हाथ से, अरे बाप रे, ये सुन के 60 वायलिनिस्ट बैठे बजा रहे हैं, उसमें से बता दिया कौन से रो में गलत बजाया। आखिरी वक्त की अगर हम बात करें नौशाद साहब, जब हमें इस दुनिया से रुखसत किए गए तो अस्पताल का वो वक्त था, और आपको याद होगा आज भी कि वो आपने हमें पिछली बार बताया था। देखिए करीब सुबह के 4 बजे थे, फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि नौशाद साहब नानावती हॉस्पिटल में आईसीयू में थे जी। वहाँ से फ़ोन आ गया कि देखो नौशाद साहब इज़ सिंकिंग, मतलब कि उनका वक्त आ गया, जा रहे हैं, आप सब आ जाओ। तो देखिए उनकी खुशनसीबी, पूरी फैमिली उनके साथ में वहाँ खड़ी हुई। हमेशा, पहले मैं ये बता दूं, हमेशा ये कहते थे कि संगीत को बेटा मैंने अपनी इबादत में शामिल किया है, मतलब अपनी नमाज में भी शामिल है संगीत।
तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो देखा सबको मुस्कुरा रहे थे, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था मुंह पे। तो फिर हमारा हाथ पकड़ के इशारा किया कि ये लाइट की तरफ इशारा किया कि सब जला दो। तो सब लाइटें जला दी। फिर उन्होंने ऑक्सीजन मास्क निकाला और गाने लगे। भैरवी ठाट गा रहे थे, वो भैरवी उनका सब में मनपसंद राग था। वही मैं सोच रहा था ये इस वक्त क्यों गा रहे हैं, क्या हो गया इनको। फिर गाते गाते रुक गए। फिर मुझे इशारा करके बोले कि डॉक्टर को बोलो मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। तो डॉक्टर ने बोला हाँ नौशाद साहब उसमें दवा डाल दी, बड़े डॉक्टर भी अभी आ रहे हैं, आप फिक्र मत करो। तो समझ गए वो। तो लेटे लेटे उन्होंने कलमा पढ़ा 3 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 3 बार कलमा पढ़ा और सुबह फजर की नमाज का वक्त हो गया था। तो लेटे लेटे उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, अल्लाह अकबर, वो कह के रुखसत हो गए। मतलब एक तरह से इबादत भी कर ली, इबादत भी कर ली और संगीत भी। देखिए बाद में मेरे पता चला, मुझे ध्यान में आया, वो कहते थे कि संगीत मैंने अपनी इबादत में शामिल किया है। ऐसी ज़िंदगी और ऐसी मौत बहुत ही तकदीर वालों को मिलती है कि खुद ही कलमा पढ़ा और अल्लाह अकबर बोल के चल दिया। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि अज़ीम फ़नकार तो थे, अज़ीम शख्सियत के मालिक भी थे नौशाद अली साहब, और कभी नहीं भुला सकते हिंदी सिनेमा की में उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गाने हटा दिए जाएं या उनकी फ़िल्मों को जिसमें उन्होंने म्यूज़िक कंपोज़ किया उसको हटा दिया जाए तो हिंदी सिनेमा ख़त्म है। ये समझ लीजिए हिंदी फ़िल्मों का एक बहुत बड़ा दौर ख़त्म है और हिंदी सिनेमा अधूरा है नौशाद साहब के म्यूज़िक के बिना, नौशाद साहब के गानों के बिना जो उन्होंने कंपोज़ किए हैं, जो फ़िल्में हमें दी हैं।